हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग हिंदी के विराम चिन्हों पे चर्चा करते हैं। अगर आप लोग जानते हैं 2019 उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में हिंदी के विराम चिन्हों से प्रत्येक प्रश्न पत्र में दो प्रश्न रखे गए थे, यानी कि अगर हम बात करें एक बच्चे को 4 नंबर इस विराम चिन्हों से मिले थे। तो आइए आज हम लोग अपने विराम चिन्हों पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे विराम चिन्ह हैं, यानी ये कहाँ लगाए जाते हैं, इनको प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कैसी परिस्थिति में इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह जिसे कहा जाता है, तो ये सिंपल सा छोटा सा एक विराम चिन्ह होता है जो कि एक कामा के आकार का होता है, इसे हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। और अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अगर हम देखते हैं तो जहाँ पर चरण जो आपके छंद होते हैं, छंद के चरण की समाप्ति पर किया जाता है। कई प्रकार की संज्ञाएं जब आ जाती हैं तब उसके बीच में इनको लगाया जाता है, या तो हाँ या नहीं या और ऐसी परिस्थितियों के बीच में इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि अल्प विराम का प्रयोग बहुत छोटी छोटी रुकावटों के दौरान किया जाता है। जब हम अपनी हिंदी व्याकरण में लेख लिख रहे होते हैं तो उन जगहों पर छोटी छोटी रुकावटों के लिए हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जो कि चिन्ह कैसा होता है तो आपको समझना है, ये विराम चिन्ह आपका पूर्णतः जो कि एक कामा जैसे आकार का होता है। आइए दूसरे पे चलते हैं, अर्ध विराम चिन्ह। तो यहाँ पर समझना है अर्ध विराम चिन्ह कैसा होता है। तो अर्ध विराम चिन्ह में अंतर बस इतना होता है कि यानी कि उस कामा के ऊपर एक छोटा सा डॉट बिंदु रखा जाता है, उसे हम लोग अर्ध विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। और यह विराम चिन्ह कहाँ पर लगाते हैं तो आपने देखा होगा इन अर्ध विराम चिन्ह को सदैव संयुक्त वाक्यों में या मिश्रित वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही पॉइंट है कि अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो आपको याद करना होगा जो अर्ध विराम चिन्ह होता है आपका, इसका प्रयोग हम सदैव जहाँ पर संयुक्त प्रकार के वाक्य होते हैं हमारी हिंदी में, या फिर मिश्रित प्रकार के वाक्य होते हैं, तो उनके बीच में थोड़ा सा विराम लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है उपविराम। उपविराम चिन्ह जिसे हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग विसर्ग चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बिंदी के रूप में 2 छोटे छोटे डॉट के रूप में बराबर में रखते हैं। इसे हम लोग विसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। और इनका प्रयोग हम लोग जो भी कोई लेख होता है उसके बीच में इसको हम लोग निर्देशित करने के लिए इसे हम लोग लगाते हैं, या फिर किसी शीर्षक को बताने के लिए कि इस पर कोई पुस्तक या किताब लिखी गई है, इसका शीर्षक क्या है, तो बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं पूर्ण विराम चिन्ह की। तो पूर्ण विराम चिन्ह एक सीधा लाइन होती है, जो एक सीधी खड़ी लाइन होती है, उसे हम पूर्ण विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। और ये जो पूर्ण विराम चिन्ह है, अगर देखा जाए तो इसे या तो वाक्य की समाप्ति पर, या तो पैराग्राफ की समाप्ति पर, या फिर पैराग्राफ के साथ साथ उसके जो छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं, छोटे पैरा होते हैं, उनकी समाप्ति पर इसे लगाया जाता है। एक छोटी सी बात ये आती है, हमारी हिंदी में जो पूर्ण विराम चिन्ह है, यह विराम चिन्ह केवल हिंदी का विराम चिन्ह है। यानी कि प्रश्न ये बनता है कि हिंदी का मात्र एक विराम चिन्ह कौन सा है, एक विराम चिन्ह कौन सा है, तो उसे आपको याद कर लेना है। केवल एक विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम। अगर हम बाकी विराम चिन्हों की बात करते हैं तो हमारी हिंदी में कुल विराम चिन्ह कितने हैं, वो प्रश्न आपको याद करना है कि हिंदी में 20 विराम चिन्हों का लगभग प्रयोग किया जाता है। और इनके प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है, तो हिंदी के विद्वान गुरु कामता प्रसाद को जाता है। उन्होंने अपनी हिंदी में 20 विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। अगर बात करते हैं कि कामता प्रसाद जी ने यहाँ पर 20 विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, जिसमें केवल मात्र अकेला ऐसा है पूर्ण विराम चिन्ह जो कि हिंदी में लिया गया है या हिंदी का है। बाकी शेष जो 19 विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि 19 विराम चिन्ह जो हैं वो किस भाषा से संबंधित हैं, वो अंग्रेजी से गुरु कामता प्रसाद के द्वारा उठाए गए हैं। और हिंदी में केवल एक विराम चिन्ह आता है जिसे हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि पूर्ण विराम के बाद
बाद हम देखते हैं प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह जिसे हम लोग कहते हैं, तो प्रश्न चिन्ह क्या होता है? तो प्रश्न चिन्ह का मतलब होता है इसका प्रयोग सदैव हम ऐसी परिस्थितियों में करते हैं जहां पर कि किसी भी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है, जहाँ पर कोई प्रश्न करने का बोध होता है, पूछे जाने का बोध होता है, तो वहाँ पर हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में तुम कब जाओगे, या फिर ये कह सकते हैं कि तुमने कल क्या पढ़ा था। ऐसे प्रकार के शब्दों में जहाँ पूछने का कोई बोध होता है वहाँ पर हम लोग प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये इस आकृति में होता है, क्योंकि पुलिस जैसे या फिर कोई भी पेपर में जो पूछे जाते हैं वो पूछने का तरीका होता है, 4 चिन्ह बना दिए जाते हैं और पूछा जाता है निम्नलिखित में से विराम चिन्ह कौन सा है, या प्रश्न चिन्ह कौन सा है, अल्प विराम कौन सा है, त्रुटिपूरक चिन्ह कौन सा है, हंस पद कौन सा है। तो यहाँ पर पूछे जाने के तरीके 3 प्रकार से होते हैं, किसने दिए थे, कौन सा है, या फिर यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात होती है, आपको याद करना है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्योंकि चिन्ह लगभग सारे बच्चों को तैयार होते हैं, मगर आपको याद करना है कि इसका प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है, जिसे हम विस्मयादि चिन्ह के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे एक लाइन होती है जहाँ पर नीचे एक डॉट होता है, परंतु इस बात का जरूर ध्यान रहे कि इस डॉट लाइन में ऊपर का भाग जो होता है वो मोटा होता है और नीचे का भाग जो होता है वो पतला होता है, और डॉट नीचे नोक पर होती, जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को हम लोग आश्चर्यजनक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो बहुत ही खुशी के दौरान या फिर दुख के दौरान या फिर किसी अचरज जैसी परिस्थिति में जहाँ पर कोई अचंभे जैसी बात करी जाती है, बिल्कुल असंभव जैसी कोई बात करी जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग आश्चर्यजनक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका ये प्रश्न है कि डैश या योजक चिन्ह, जिसे हम लोग कहते हैं डैश या योजक चिन्ह, यानी कि एक छोटा सा डैश होता है जिसे डैश या योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा आपको डैश बनाना है, ये होता है डैश या योजक चिन्ह। ध्यान इतना जरूर रखना है कि इसका आकार जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना जरूर ध्यान रखना है कि इसका जो आकार है वो बड़ा नहीं ज़्यादा होना चाहिए, वो आकार छोटा एवं थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए, उसे ही हम डैश या योजक चिन्ह कहते हैं। और इस योजक चिन्ह का प्रयोग सदैव 2 पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर इनके उदाहरण की भी बात करें कि जैसे हम बात करते हैं 2 समान पद के या 2 समान पदों पे ये जो होते हैं उनमें हम लोग करते हैं। तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया जाता है भाई बहन या मामा मामी, पिताजी माता या माता पिता के बीच में ये जो योजक का मतलब होता है दोनों पद बराबर हैं, तो बराबर के पदों में इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं अगले पे आते हैं हम लोग कोष्ठक का प्रयोग अधिकतर गणित में किया जाता है। तो वहाँ पर आपने पढ़ा है कि छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक। तो बात करते हैं छोटा, मंझला, बड़ा, इन तीनों प्रकार के कोष्ठकों को इसलिए हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है कि अगर कोई कठिन बात है तो सामान्य बात के साथ ब्रैकेट के अंदर यानी इन कोष्ठक के अंदर कठिन बात को लिखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनेगा कि कोष्ठक का प्रयोग हिंदी में क्यों करते हैं। तो आपको याद करना है कोष्ठक का प्रयोग हिंदी में कठिन बातों को समझाने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर कोष्ठक में कोई बात लिखी गई है तो उसके पहले जो बात लिखी गई है वो हो सकता है कठिन शब्दों में हो, मगर जो कोष्ठक के अंदर लिखी गई है वो थोड़े से सरल शब्दों में और कम शब्दों में बताई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह।
अवतरण या उद्धरण चिन्ह होता है, जिसे हम लोग देख रहे हैं कि अगर देखें, वास्तव में देखें तो अगर हम 66 और 99 यानी कि 66 और 99 जैसी परिस्थितियों में देखते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी देखते हैं जैसे यहाँ पर 6 और 9, ये दोनों परिस्थितियाँ आती हैं, यानी इस आकार का होता है, जिसे हम लोग अवतरण चिन्ह कहते हैं या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि इसका प्रयोग सदैव कब किया जाता है, तो जरूर ध्यान रखना कि जब सिंगल चिन्ह लगा हो, यानी कि 6 और 9 की आकृति का बना हो, तो वहां पर यह होता है कि ये बात किसी के द्वारा कही गई है और ये उसी की कोई बात है। और जब डबल लगाए जाते हैं तो ये ध्यान दिया जाता है कि यह बात क्लियर है कि किसके द्वारा कही गई। एक छोटा सा उदाहरण होता है कि इंकलाब जिंदाबाद। अगर इंकलाब जिंदाबाद लिखना है तो हमें अवतरण लगाना ही होता है। क्यों? क्योंकि यह इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा कही गई एक बात है, यानी कि ये नारा है, इसलिए इसमें लगाना होता है। जैसे आराम हराम है, या फिर जैसे हमने घुटने टेक कर रोटियां मांगी परंतु जवाब में हमें पत्थर मिले, ये गांधी जी का वक्तव्य है। इसलिए ये अगर किसी की कही गई बात होती है तो उसको अगर लिखना होता है तो आपको अवतरण या उद्धरण चिन्ह लगाना ही होता है। यहाँ पर अगर आप शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो अवतरण शब्द का अर्थ, जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उद्धत किया गया, अवतरित किया गया, यानी कि ये किसी की बात है जो अवतरित की गई है, उद्धत की गई है, इसलिए उसको हम लोग अवतरण चिन्ह में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद हम अगले नंबर पे चलते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग अक्सर तब किया जाता है जब लगातार कई पंक्तियों में कोई भी वाक्य लिखे जा रहे होते हैं और उन वाक्यों में उसकी नीचे वाली पंक्ति में वही बात पुनः दोहरा दी जाती है। तो यहाँ पर जो बात को दोहराया जाता है उसको लिखने के लिए यहाँ पर हम लोग पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है। तो प्रश्न बनता है कि अगर इसके नीचे वाली पंक्ति में हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि भारत की, क्वेश्चन आएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो हम क्या करेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी, तो यहाँ पर आप देखेंगे गंगा, यानी कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो जिसे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहा गया है, यानी कि भारत नामक उक्ति दोबारा आई है, इसलिए इसके नीचे लगाया गया है, और इस दूसरी पंक्ति में की नामक उक्ति दोबारा आई है, इसलिए इसको प्रयोग किया गया है। और सबसे नामक जो उक्ति है या शब्द है ये पुनः आया है, इसलिए इसको यहाँ पर लगाया गया है, और आगे ऐसे शब्दों में कोई मेल नहीं है, इसलिए आगे नहीं लगाया गया है। तो इसका मतलब होता है पुनरुक्ति, यानी जो उक्ति दोबारा आई है, पुनर् माने दोबारा आई है, तो वहां पर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो याद रखना है ये होते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो आपको जितने शब्द आपको पुनरुक्ति में मिलते हैं उतनी बार आप इनका प्रयोग करेंगे, इसे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले नंबर पे चलते हैं, विवरण चिन्ह। अगर हम बात करते हैं विवरण चिन्ह की, तो जब भी कोई बड़ी बात दी जाती है या कोई मैटर समझा के बताना होता है, किसी को बोल के नहीं लिख के समझा के बताना होता है, तो हम लोग इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि 2 डॉट के साथ एक लाइन होती है, तो उसे निर्देश करके बता करके उस विवरण को लिखा जाता है। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी बात को एक शीर्षक के रूप में या फिर ये कह सकते हैं कि इसे समझा के बताना होता है, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर आपका देख रहे हैं लाघव विराम चिन्ह। तो लाघव विराम चिन्ह क्या होता है, तो इसे समझना है। लाघव का शाब्दिक अर्थ होता है लघु। लाघव का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको याद कर लेना है, लघु होता है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है
कि लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब छोटा। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी भी या तो प्रचलित शब्द, या तो कोई पद, या तो कोई पोस्ट, या फिर ऐसा शब्द जो कि बहुवचन के प्रकार में यूज होता है परंतु उसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण ये समझिएगा कि जैसे यहाँ पर बात ये की गई कि हम लाघव का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो समझना है जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर को लिखते हैं तो यहाँ देखेंगे कि ये जो डॉक्टर लिखा गया है तो यहाँ पर हम गौर करेंगे कि डॉक्टर लिखने के लिए इसको अगर फुल न लिखें, इसको अगर हम आधा लिखें तो हम केवल डॉक्टर लिख देते हैं और ये हो जाता है आपका डॉक्टर। यानी हमने पूरे डॉक्टर को क्या कर दिया, हमने कर दिया लघु, हमने क्या कर दिया लघु। अगर इसी तरीके से हम मास्टर को करते हैं तो अगर इस मास्टर को हम लघु करते हैं तो क्या करते हैं मास्टर। यानी कि एक बात और ध्यान रखना है कि यह गोल आकृति का नहीं होता है, यह अंडाकार आकृति का ऊपर से नीचे की तरफ लंबा होता है, जिसे हम लाघव चिन्ह के नाम से जानते हैं। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर या फिर कोई प्रधानमंत्री, यानी कोई पद या पोस्ट भी होती है, प्रचलित शब्द है तो उसे लाघव चिन्ह लगा के उसे छोटा किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और देखेंगे कि लोप चिन्ह किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि लोप चिन्ह किसे कहा जाता है, एक प्रश्न बनता है, लोप माने लुप्त करना, छुपाना, लोप माने लुप्त करना या छुपाना होता है, तो हम यहाँ समझेंगे लुप्त करना। इसका मतलब होता है कि जो बात कही जा रही है उस कही गई बात में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको छिपाया जाता है, तो उस जगह पर हम लोप सूचक चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, या तो आप डॉट 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 का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पर प्लस 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 का भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु इसको समझने के लिए कि हम कहाँ करेंगे, तो एक बार समझिएगा यहाँ पर कि जैसे कोई वाक्य है, उस वाक्य में कोई 2-3 शब्द छुपाने हैं या एक ही छुपाना है, तो वहाँ पर करेंगे जैसे भारत का संविधान, भारत का संविधान ने लिखा था। देखेंगे यहाँ पर हमने ये सेंटेंस लिखा है तो अभी यहाँ हमने लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। आप देखेंगे भारत का संविधान डैश, यानी कि डैश डैश डैश, या फिर देखेंगे स्टार स्टार स्टार, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि एक पंक्ति लिखी हुई है, एक वाक्य लिखा हुआ है, एक प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें हमने कुछ छिपाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने छिपाया क्या हुआ है, भारत का संविधान, यानी कि लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग कर लिया गया है और उसके बाद आगे लिख दिया है ने लिखा था। तो इसका आंसर आप करिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ये लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, यानी कि भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। तो इस जगह पर, इस लोप चिन्ह की जगह पर आप क्या भरेंगे, तो यहाँ पर आप भरेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो अब आपकी समझ में आया होगा कि लोप सूचक जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। आइए चलते हैं जल्दी से। पाद चिन्ह या पाद बिंदु जिसे कहते हैं, तो पाद चिन्ह एक प्रकार का होता है, सामान्य चिन्ह है जो कि हिंदी में बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। यह योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी डैश से थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसे हम अपने पैराग्राफ के जो कहते हैं नहीं निर्देश के रूप में ही इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हिंदी में, इनको हम लोग अगर कहें तो इनको हम कहते हैं, ये गौण विराम चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं। गौण मीन्स होता है खराब, या इनको हिंदी में खराब माना जाता है, इसलिए इनका प्रयोग यहाँ पर हम कम करते हैं। पाद बिंदु भी ऐसे ही होता है, इसको हम गौण के रूप में रखते हैं। तो फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं
जल्दी से दीर्घा उच्चारण चिन्ह, यानी अगले प्रश्न पे हम लोग जल्दी से आते हैं। दीर्घा उच्चारण चिन्ह यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अब देखेंगे कि दीर्घा उच्चारण चिन्ह जो बना होता है ऐसे बना होता है। तो इसकी एक परिस्थिति बनती है कि ये बोल रहा है दीर्घा उच्चारण, यानी कि कोई भी उच्चारण करना है तो उसको लंबा करना है। एक उदाहरण हम बोल के आपको बताते हैं, जैसे कि राम, यानी कि अगर इसको हम राम लिखते हैं तो अलग हो जाता है, मगर यदि इसको हम राम लिखते हैं तो ये अलग हो जाता है। तो इसमें दीर्घ उच्चारण देखेंगे तो दीर्घ उच्चारण इसमें होता है। जैसे ओम है तो ओम में यही भी परिस्थिति बनती है। ओम को लिखने में भी अगर हम दीर्घ उच्चारण का शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका उच्चारण थोड़ी सामान्य परिस्थिति में ज़्यादा देर तक किया जाता है। इसे दीर्घा उच्चारण चिन्ह के नाम से जाना जाता है, जो कहीं न कहीं एस आकार का होता है। अब देखेंगे हंस पद। अगर आप देखे हैं, आपने प्रीवियस पेपर लगाए तो आपने देखा होगा, हंस पद वाला भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 के बैच में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से हंस पद कौन सा है। यानी 4 चिन्ह बनाए गए थे और एक ऑप्शन में बताना था हंस पद क्या है। तो एक बार और जान लो, हंस पद जिसे हम लोग कहते हैं, इसको दूसरी भाषा में त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहा जाता है। त्रुटि पूरक चिन्ह यहां पर समझेंगे, त्रुटि पूरक चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह के नाम से भी इसे जानते हैं, हंस पद के नाम से भी इसे जानते हैं। जब किसी पंक्ति को लिखते लिखते कोई भी शब्द छूट जाता है तो शब्द को लिखने के लिए चिन्ह को नीचे तथा शब्द को उसके ऊपर लिखा जाता है। इसे हम लोग हंस पद या फिर त्रुटि पूरक चिन्ह कहते हैं, जो कि देखने में उल्टी वी जैसा दिखाई देता है, जो ए भी कह सकते हैं, जो ए के आकार का होता है, केवल इसमें डैश का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि ये एक ए के जैसा कह सकते हैं। यानी कि अब देखेंगे टीका सूचक। टीका सूचक का मतलब होता है कि जैसे कोई ग्रंथ लिखा गया है तो उसमें अगर पाठ या चैप्टर या शीर्षक या ये कह सकते हैं कि उसका कोई खंड खत्म हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग टीका सूचक में या तो स्टार 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 या तो प्लस 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 का प्रयोग कर सकते हैं। ये किया जाता है टीका सूचक। इन टीका सूचक का प्रयोग आप लोगों ने सर्वाधिक देखा होगा, हमारे जितने आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं या फिर पौराणिक ग्रंथ होते हैं उनमें इनका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तुल्यता सूचक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे तुल्यता, तुल्यता माने बराबरी होती है, समान होता है। तो तुल्यता सूचक में हम लोग तब इसका प्रयोग करते हैं जब दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। जैसे यानी कि दोनों ही एक ही पर्यायवाची हों, तो पर्यायवाची अगर एक साथ लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा शब्द है निशा, ये रात, तो अगर देखेंगे निशा और रात ये क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, यानी तुल्यता, दोनों में एक तुलना की गई है, दोनों की बराबरी एक ही चीज़ से है। ये भी रात है और यह भी एक रात है, यानी कि अगर इसकी जगह अगर चाहें तो रजनी भी कर सकते हैं, क्योंकि यह पर्यायवाची अगर देखी जाए सारी रात की ही हैं। रजनी, निशा, रात, ये सारी की सारी रात की हैं, तो इनके बीच में इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। समाप्ति सूचक लास्ट में देखते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह। तो समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग अगर हम देख भी रहे हैं तो यहाँ पर आकृति देख रहे हैं कि 3 प्रकार से आपको दिख रहा है। यहाँ पर इनके 3 आकार आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 आकृति, यानी कि या तो आपको 2 डैश के बीच में एक अंडाकार चिन्ह मिलेगा, यानी कि 2 डैश के बीच में एक अंडाकार आपको चिन्ह मिलेगा, इसे समाप्ति सूचक कहते हैं। या फिर डैश डैश करके आपको कम से कम 4 डैश दिखेंगे या 5 भी दिख सकते हैं, या तो आपको यह दिखेगा कि यहाँ पर 4 जो हैं घटते क्रम की पंक्तियाँ होंगी और नीचे एक बिंदु होगा। यानी कि ऐसी परिस्थिति में ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब हमारे पौराणिक ग्रंथ लिखने के दौरान या फिर आध्यात्मिक ग्रंथ लिखने के दौरान पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, तो बिल्कुल उसके अंत में इस चिन्ह को बनाया जाता है, जिसे हम समाप्ति सूचक कहते हैं। इसके बाद चलते हैं 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे इस चैप्टर से, जिसको हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। तो आइए उस चैप्टर पे चलते हैं कि जो कौन से जो क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, तो उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है, नेताजी ने कहा था
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अगर अभी तुरंत क्लास आपकी हुई है तो उसमें अगर समझ पा रहे हैं तो अपने आप इसका जवाब कर सकते हैं कि इसमें किसी नेता की कही गई बात को दोबारा रखा गया है, तो इसका मतलब होता है इसमें कौन सा चिन्ह होगा, तो उद्धरण या अवतरण चिन्ह, यानी इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही करा जाएगा, ये आपका करा जाएगा सी आंसर सही किया जाएगा, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। तो अभी आपको बताया था जब भी कभी बीच में रुकना होता है तब वहां पर आपका अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन बने हुए हैं, उन चिन्हों में देखेंगे ये वाला अल्प विराम है, ए नंबर में अल्प विराम है और सी नंबर में पूर्ण विराम है, और उसके बाद बी नंबर पे जो है वो अर्ध विराम बना है और जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह बना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा कि आधा रुकने के लिए हम लोग अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात अभी हमने बोला, वाक्य समाप्ति के लिए या फिर पैराग्राफ समाप्ति के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी आपका ऑप्शन सही होगा बी। और अगला क्वेश्चन आप देखते हैं इसके बाद, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा होता है। तो यहाँ पर आप अभी देख पा रहे हैं ये प्रश्न जो है प्रश्न चिन्ह है, और उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग अंग्रेजी में करते हैं, पूर्ण विराम के रूप में करते हैं, जो कि बी ऑप्शन में बना हुआ है, एक डॉट है। और उसके बाद यहाँ पर ए ऑप्शन में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया और सी ऑप्शन में देखेंगे तो पूर्ण विराम चिन्ह बना हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा है ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है यहाँ पर, तो क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो सीधी सी बात है ये प्रश्नबोधक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही किया जाएगा। और उसके बाद आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से या निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था छोटा सा डैश एक होता है जो कि योजक चिन्ह, यहाँ पर आप देख रहे हैं सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा।